जय हिंद दोस्तों, आज 8वां दिन। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा रनिंग करने। रनिंग करने के बाद हम करेंगे जॉगिंग और थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे जो कि बॉडी फिट रहे। और उसके बाद लगाएंगे हम सपाटे। सपाटे के बाद हम लगाएंगे दंड बैठक, कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे, अनुलोम विलोम, इसका नाम मुझे नहीं पता है, और करेंगे आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, भ्रामरी। इसके बाद पुशअप लगाएंगे। पुशअप लगाने के बाद हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, अपना डायरी मेंटेन करेंगे और अपने दिन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सदियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंततोगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया गया। साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ किया गया। अंत में सिलसिट और बरई पर कब्जा कर लिया गया, मगर पश्चिम तक पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। बाजीराव की मौत अप्रैल 1740 में हुई। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया। महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदला उसने, जिसका प्रसार उत्तर में भी हुआ था, मगर वह साम्राज्य के सुदृढ़ आधार नहीं मिल सका। नए इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमाया गया, मगर उसके प्रशासन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सफल सरदारों की मुख्य दिलचस्पी राजस्व वसूल करने में ही थी। बाजीराव का 18वां साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, पेशवा बना। वह 1740 से 1761 तक पेशवा बना रहा। वह अपने पिता की तरह ही योग्य था, यद्यपि वह कम उद्यमी था। राजा साहू 1849 में मर गया। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। पेशवा का ओहदा तब तक वंशानुगत बन गया था और पेशवा ही राज्य का असली शासक हो गया था। अब वह प्रशासन का अधिकृत प्रधान हो गया। इस तथ्य के प्रतीक के रूप में वह अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पुणे ले गया। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया और साम्राज्य को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाया। उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मराठों ने सारे भारत को रौंद दिया। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर मराठों का अधिकार मजबूत हो गया। बंगाल पर बार बार हमला हुआ। 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। दक्षिण में मैसूर राज्य और अन्य छोटे रजवाड़ों को नजराना देने के लिए विवश होना पड़ा। निज़ाम हैदराबाद के 1760 में उदयगिर में हरा दिया गया और उसे 62 लाख रुपए के वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठों को सौंप देना पड़ा। उत्तर में जल्दी मराठे मुगल सत्ता की असली ताकत बन गए। गंगा के दुआब और राजपुताने से होकर वे दिल्ली पहुंचे, जहां 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने की मदद की। नया वजीर जल्द ही उसके हाथों की कठपुतली बन गया। दिल्ली से वे पंजाब की ओर मुड़े और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को बाहर निकाल कर उस पर अधिकार कर लिया। उससे उनका टकराव अफगानिस्तान के बाहर योद्धा राजाओं के साथ हुआ, जो फिर एक बार मराठों से बदला लेने के लिए भारत पर चढ़ाया। अब उत्तर भारत पर अधिकार के लिए एक बड़ा टकराव शुरू हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने रोहेलखंड के नजीब उद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला से तुरंत गठजोड़ कर लिया। वे दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार गए थे। आगामी संघर्ष की बड़ी अहमियत को देखकर पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उत्तर की ओर भेजी। उसका बेटा तो केवल नाम का ही सेनापति था, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। इस फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी, जिसकी नेतृत्व इब्राहिम खान गार्दी कर रहा था। मराठों ने अब उत्तरी शक्तियों से सहायता ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके पहले के व्यवहार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उन सब शक्तियों को नाराज कर दिया था। उन्होंने राजपुताना के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था और उन पर भारी नजराने लगाए। उन्होंने अवध पर बड़े क्षेत्रीय और मौद्रिक दावे किए थे। पंजाब में उनकी कार्रवाइयों ने सिख प्रधानों को नाराज कर दिया था। जिन जाट सरदारों पर भारी जुर्माना लगाए गए थे, वे उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्हें अपने दुश्मनों से इमाद उल मुल्क के कमज़ोर समर्थन के अलावा अकेले लड़ना पड़ा। यही नहीं, बड़े मराठा सेनापति लगातार आपस में झगड़ते रहे।
बड़े मराठा सेनापति लगातार आपस में झगड़ते थे। दोनों फौजों का पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से आमना सामना हुआ। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। अफगान घुड़सवारों ने भागने वालों का पीछा किया। उन्हें पानीपत क्षेत्र के जाटों, अहीरों और गुजरों ने भी लूटा खसोटा। पेशवा जो अपने चचेरे भाई की मदद के लिए उत्तर की ओर बढ़ रहा था, इस दुखद खबर को सुनकर हक्का बक्का हो गया। वह पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। उसका अंत समय जल्दी आ गया। वह जून 1761 में मर गया। पानीपत की हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात थी। उन्हें अपनी फौज के बेहतरीन सैनिकों के हाथ धोना पड़ा और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। सबसे बढ़कर उनकी हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। अफगानों को भी अपनी जीत से कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया गया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बना हुआ एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटा लिया। उसने निज़ाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर किया तथा रोहिला को हराकर और राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। मराठा 1771 में बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले आए। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। इस प्रकार लगा कि उत्तर भारत का मराठों का प्रभुत्व फिर कायम हो गया है। किंतु मराठों को एक धक्का फिर लगा। माधव का 1772 में क्षय रोग से मर गया। अब मराठा साम्राज्य अस्त व्यस्त की स्थिति में पहुंच गया। पुणे में बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। नारायण राव 1773 में मारा गया। उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधव राव निराश होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया और उनकी मदद से उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पेशवा की सत्ता अब कमजोर होने लगी। पुणे में सवाई माधव राव के समर्थकों और रघुनाथ राव के पक्षधरों के बीच लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। सवाई माधव राव के समर्थकों का नेता नाना फडणवीस था। इस बीच बड़े मराठा सरदार अपने लिए उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लगे थे। वे शायद ही कभी पेशवा के साथ सहयोग करते थे। उसमें सबसे प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर की सिंधिया। उन्होंने मुगल प्रशासन के दर्रे पर नियमित प्रशासन कायम किए थे और उनके पास अपनी अलग फौज थी। पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा अधिक से अधिक नाम के लिए होती गई। उन्होंने पुणे में विरोधी गुटों का साथ दिया और मराठा साम्राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें की। उत्तर के मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महादजी सिंधिया था। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाल अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की तथा आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए और 1774 और 1784 में बादशाह आलम को अपने वश में कर लिया। उसके कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायब ए गुनायब बनवाया। शर्त यह थी कि महाजदी पेशवा की ओर से काम करेगा, मगर उसने अपनी शक्ति नाना फडणवीस के खिलाफ साजिशें करने में लगाई। वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा कटु शत्रु था। वह 1994 में मर गया। नाना फडणवीस 1800 में मरा। वह और नाना फडणवीस उन महान सैनिकों और राजनेताओं की परंपरा की आखिरी कड़ी थे जिन्होंने मराठा शक्ति को 18वीं सदी के उसके उत्कर्ष पर पहुंचाया था। सवाई माधवराव 1995 में मर गया। उसकी जगह रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय ने ली। तब तक अंग्रेजों ने भारत में अपने आधिपत्य के प्रति मराठों की चुनौती खत्म करने का फैसला कर लिया था। अंग्रेजों ने अपनी चतुर कटुनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया और दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध क्रमशः 1803 और 1805 और 1816, 1819 में उन्हें हरा दिया। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रहने दिया गया, मगर पेशवा वंश को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को विभाजित करने और देश के बड़े हिस्से में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मराठों का सपना साकार नहीं हो सका। इसका मूल कारण यह था कि मराठा साम्राज्य उसी
पतोन्मुखी समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधि था। दोनों एक ही प्रकार की अंतर्भूत कमजोरियों के शिकार थे। मराठा सरदार बहुत कुछ बाद के मुगल सामंतों की तरह थे और सरंजामी व्यवस्था जागीर की मुगल प्रणाली के समान थी। जब तक एक केंद्रीय सत्ता और एक सामूहिक शत्रु मुगलों के विरुद्ध पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब तक वे किसी न किसी तरह एक साथ सूत्रबद्ध रहे। किंतु कोई भी अवसर मिलते ही उन्होंने अपनी स्वायत्तता का दावा करने की कोशिश की। चाहे और जो भी हो, वे मुगल सामंतों की अपेक्षा कम अनुशासित थे। मराठा सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में असफल रहे। उन्होंने व्यापार और उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसकी राजस्व प्रणाली और प्रशासन मुगलों जैसे थे। मुगलों की तरह ही मराठा शासक भी लाचार किसानों से राजस्व वसूल करने में ही मुख्य रूप से दिलचस्पी रखते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने भी आधा कृषि उत्पादन कर के रूप में लिया। मुगलों के विपरीत वे महाराष्ट्र से बाहर की जनता को सही प्रशासन देने में भी विफल रहे। मुगलों की तुलना में वे भारतीय जनता में निष्ठा की भावना कोई बहुत अधिक नहीं जगा सकी। उनका अधिकार क्षेत्र भी केवल बल पर आधारित था। उदयमान ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला मराठा केवल अपने राज्यों को एक आधुनिक राज्य में रूपांतरित करके ही कर सकते थे। वे ऐसा करने में असफल रहे। जनता की सामाजिक और आर्थिक अवस्था। 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांगें, अफसरों के अत्याचार, सामंत लगान के ठेकेदारों और जमींदारों की धन लिप्सा और लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण और प्रत्याक्रमण तथा देश में फिरने वाले अनगिनत दुस्साहसिकों की लूटपाट से जनजीवन बिल्कुल दयनीय हो गया था। उन दिनों का भारत विषमताओं का भी देश हो गया था। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत समृद्धि और धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। एक तरफ भोग विलास में डूबे धनी और शक्तिशाली सामंत थे, तो दूसरी ओर पिछड़े, उत्पीड़ित और दरिद्र किसान थे, जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे और उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और अन्यायों को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन मिला जुलाकर उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुआ। 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई और जड़वती सदियों से उत्पादन की तकनीकी ज्यों की त्यों थी। किसान तकनीकी पिछड़ने से उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। वस्तुतः उसने उत्पादन के क्षेत्र में करिश्मे दिखाए। उसे आमतौर से जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुर्भाग्यवश उसे अपने परिश्रम में फल नहीं मिल पाते थे। यद्यपि उसके उत्पादन पर ही शेष समाज निर्भर था, तथापि उसका अपना पारितोषिक अत्यंत अपर्याप्त था। राज्य जमींदारों, जागीरों और लगान के ठेकेदारों ने उससे अधिकतम रकम उगाने की कोशिश की। यह बात जिस हद तक मुगल राज्य के लिए सही थी, उतनी ही हद तक मराठा या सिख सरदारों या मुगल राज्यों के अन्य उत्तराधिकारियों के लिए भी सच थी। यद्यपि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे और बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे तथा संचार के साधन पिछड़े हुए थे, इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगल के शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। भारत फारस की खाड़ी के इलाकों से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर और मेवे और गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाएं और शहद, चीन से चाय, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊन कपड़ा, सिंगापुर से टीन, इंडोनेशिया द्वीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी, अफ्रीका से हाथी दांत और दवाएं, और यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और शीशा जैसी वस्तुएं और कागज का आयात करता था। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और औषधियों की निर्यात करता था। चूँकि भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादनों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं कर सकता था। दूसरी ओर उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए विदेशों में नियमित बाजार था। फलस्वरूप उसका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। विदेश व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के कुंभ के नाम से जाना जाता है। 18वीं सदी के गैर उपनिवेशवादी दौर में भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है।
इस विषय पर मुख्य दृष्टिकोण इस प्रकार है। 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाई और अनेक इलाकों में कानून और व्यवस्था भंग हो जाने के कारण देश के आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। अनेक व्यापारिक केंद्र को सत्ता के दावेदारों और विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। अनेक व्यापारिक मार्ग डाकुओं के संगठित दलों से भरे हुए थे। व्यापारी और उनके काफिले लगातार लूटे जाते रहे। यहाँ तक कि दो शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच की सड़क भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। यही नहीं स्वायत्ता प्रांतीय सरकारों और असंख्य स्थानीय सरदारों के उदय के लिए सीमा शुल्क की चुनौती भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। हर छोटे बड़े शासकों ने अपने इलाकों में आने वाली या उनसे गुजरने वाली वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की। इन सब कारणों का लंबी दूरी वाले व्यापारी पर नुकसानदेह असर पड़ा। सामंत ही विलास की वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। विलास की वस्तुओं का ही व्यापार होता था। सामंतों के गरीब होने से आंतरिक व्यापार को भी धक्का लगा। दूसरे इतिहासकार का मानना है कि राजनीतिक परिवर्तन तथा आंतरिक व्यापार संबंधी झगड़ों को प्रायः बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। विदेशी व्यापार को इसका असर भी जटिल और अलग तरह का था। जहाँ समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ, वहीं फारस और अफगानिस्तान के रास्ते होने वाले व्यापार अस्त व्यस्त हो गए। जिन राजनीतिक कारकों ने व्यापार को धक्का पहुंचाया, उन्हीं ने शहरी उद्योग पर भी बुरा प्रभाव डाला। अनेक समृद्धि शहरों उन्नत उद्योग के केंद्रों को लूट लिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा और लाहौर, दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने। आगरा को जाटों ने, सूरत और गुजरात ने, अन्य शहरों तथा दक्कन को मराठों ने और सरहिंद को सिखों ने लूटा। यह सिलसिला चलता रहा। इसी प्रकार कहीं सामंत वर्ग और दरबार की जरूरत को पूरा करने वाले दस्तकारों को अपने संरक्षकों की धन दौलत में कमी आने के कारण क्षति पहुंची। इससे आगरा और दिल्ली जैसे नगरों का पतन हुआ। आंतरिक और विदेशी व्यापार में गिरावट ने भी उन्हें देश के कुछ हिस्सों में धक्का पहुंचाया। इसके बावजूद देश के अन्य भागों में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के क्रियाकलाप के कारण यूरोप के साथ व्यापार बढ़ने के फलस्वरूप कुछ उद्योग ने उन्नति की। बहरहाल नए दरबारों और नए सरदारों के आविर्भाव के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय हुआ। इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। फिर भी भारत व्यापारिक विनिर्माण का देश बना रहा। उस समय भी अपनी दक्षता के कारण भारतीय दस्तकार सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। तब भी भारत सूती और रेशम कपड़े, चीनी, जूट, रंग सामग्रियों, खनिज तथा हथियारों, धातु से बर्तनों जैसे धातु के उत्पादन और सोरा और तेलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन था। कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद में, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में भरूच, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ और आगरा, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकागोल और विशाखापट्टनम, कर्नाटक में बेंगलोर तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई, कश्मीर वस्तुओं का केंद्र, महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ था। इस संबंध में भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा, जहाज निर्माण से उन्होंने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। यूरोपीय कंपनी ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में बने कई जहाज खरीदे। असल में 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्र में था। रूस के पीटर महान ने कहा,
आधा घंटे ध्यान करते हैं। हालांकि ध्यान कराया नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। दो चीजों की कोई संभावना नहीं, एक ध्यान और एक प्रेम। आंख बंद कर लीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए और हो सके तो आंख पर पट्टी बांध लीजिए। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान। सांसों को खींचना नहीं है ना, आप अपनी तरह से कोई एफर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सांसों पर ध्यान लेकर जाएंगे। जैसे जैसे सांस दिखाई पड़ने लगेगी वैसे वैसे सांस गहरी होने लगेगी। जैसे जैसे सांस गहरी होने लगेगी वैसे वैसे विचार शून्यता बढ़ेगी। विचार शून्यता बढ़ेगी तो एक आनंद का अनुभव होगा, एक शांति का अनुभव होगा, एक स्थिरता का अनुभव होगा। अब दुनिया उस कगार पे पहुंच गई है जहां से एक बार फिर धर्म की शरण में आना होगा। और धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इज स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म गिव्स यू फोर थिंग्स: कंपैशन, पेशेंस, करेज एंड विजडम। धर्म का एक बहुत प्यारा हिस्सा है, बहुत प्यारा, अध्यात्म। अध्यात्म चार चीजें आपको देता है। आपका ध्यान सांसों पे, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, बॉटनी पढ़ के आपको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन ये जीवन रूपी जो महाभारत है, इससे अगर निपटना है तो अध्यात्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान, शरीर ढीला, आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। सांसें खींचनी नहीं है, एफर्ट कोई भी नहीं करना है। अगर आपने एफर्ट किया तो क्रिया हो जाएगी और फिर उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। 99.9% लोग यही करते हैं, उनको उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। आप मात्र दृष्टा है, आप करता नहीं है, आप सिर्फ दृष्टा है, बस। आप सिर्फ दृष्टा है, बस। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। जितने लोग अपने मन के गुलाम हैं, उनका भाग्य उनका मन लिखता है। अब उसकी मर्जी पॉजिटिव दिशा में ले जाए या नेगेटिव दिशा में ले जाए। और जितने लोगों ने अपने मन को गुलाम बना रखा है, वो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। इसलिए भाग्य है, इसलिए भाग्य है, लेकिन किनका? जो अपने मन के इशारों पर चलते हैं। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी, जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग, वॉच, डोंट डू एनी एफर्ट, no efforts will be done. Don't try to regulate your breathing by yourself, please, just watch it.
The moment you get connected with your breathing goes deep inside. Once it goes deep, you become thoughtless. Once you become thoughtless, you enter into the world of ecstasy. अगर आपने सांस को अंदर बाहर खींचने की कोशिश की, आपने कोई भी क्रिया किया, आपने कोई भी एफर्ट डाला, तो आपको परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, आज सांस नजर नहीं आएगी, 15 दिन बाद आएगी, 20 दिन बाद आएगी, 1 महीने बाद आएगी, पर वो आएगी जरूर। आंख बंद, सांस पर ध्यान, शरीर गीला, इष्ट चिंतन। वाह, बहुत ही शानदार अवस्था। आंख बंद करके ही संकल्प लेना है कि मुझे अपने आप को सुधारना है और शक्तिशाली बनाना है। आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड स्ट्रेंथन माई सेल्फ। 3 बार मन ही मन में दोहराएंगे, बोलेंगे नहीं। मुझे अपना सुधार करना है और शक्तिशाली बनाना है। मुझे अपना सुधार करना है और स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। अगर आपका मन आपके कब्जे में नहीं है, आपको पढ़ने नहीं देता, आपको योग नहीं करने देता, आपको ध्यान नहीं करने देता, आपको खेलने नहीं देता, तब नरक में तो जा ही रहे हो। तब काहे रो रहे हो? आंख बंद, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान। एफर्ट नहीं करना, उन्हें खुद से मूव नहीं कराना, उन्हें खुद से अंदर बाहर नहीं करना। डोंट ट्राई टू रेगुलेट योर ब्रीदिंग, सिर्फ सांस पर ध्यान देना। सांस पर ध्यान दोगे, वो खुद ब खुद गहरी होगी। वो जितनी गहरी होगी, उतनी ज्यादा विचार शून्यता होगी। सांस पर सिर्फ ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना है। सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देना। कल वेबिनार किया था नोट्स कैसे बनाना है, और जितने लोग आए थे सबको एक कष्ट था कि सर नोट्स बनाना नहीं सिखाए। कल बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा। पहला वेबिनार आईएएस की तैयारी किसे नहीं करनी चाहिए, अच्छी शुरुआत रही, लेकिन कल का रिस्पॉन्स बड़ा प्यारा रहा। नोट्स बनाना अनिवार्य है, नोट्स कॉम्पिटिशन की नींव है। कॉलेज स्कूल यहाँ तो गाइड से काम चल जाएगा, लेकिन जब तुम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो और तुम्हारा अपना नोट्स अगर नहीं है तो तुम खतरे में हो। कल शाम को वेबिनार लिया 7 बजे, आज शाम को उसकी दूसरी कड़ी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी, ओल्ड लैंड एंड पीपल, और छठा चैप्टर अफ्रीका क्लाइमेट। सो जो
तुम इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हो, कोचिंग का अपना काम बहुत अच्छा करती है, टाइम पे सिलेबस खत्म कर देती है, नोट्स दे देती है, टेस्ट सीरीज करा देती है। तो प्रोफेशनली कमर्शियली तुम्हें लगता है इन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन कोचिंग का जो मूल उद्देश्य है कि नोट्स कैसे बनाना है, तुम्हारे अपने नोट्स, अपने शब्द, किताब के ना तो शब्द ना टीचर के शब्द, तुम्हारे अपने शब्द, रैंचो मॉडल के नोट्स, डेफिनेशन का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑल द डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स। आज उस वेबिनार का दूसरा पार्ट, 6th की एनसीईआरटी, चैप्टर 6 लैंड एंड पीपल अफ्रीका, शाम 7 बजे। कल का रिस्पॉन्स तो बहुत शानदार, मतलब आंखें खुल गई लोगों की, गुरुजी ये क्या बता रहे हो। किसी दूसरे को अपनी असफलता का दोष देना मतलब स्पष्ट है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। आंख बंद, सांसों पर ध्यान, शरीर ढीला, इष्ट चिंतन। आंखों सांसों को सिर्फ देखना है, बस देखने मात्र से सांस की रिदम बदल जाती है, सिर्फ देखने मात्र से। मन एक दरवाजा है, बाहर की तरफ खुले तो रावण, अंदर की तरफ खुले तो हनुमान। बाहर खुलेगा तो माया से मिलेगा, अंदर खुलेगा तो राम से मिलेगा, राम से मिलेगा तो तुम्हें 4 शक्तियां दे देगा, करेज, विजडम, पेशेंस और कंपैशन। मन एक दरवाजा है बेसिकली, बाहर खुला तो माया से जुड़ेगा, माया से जुड़ेगा तो मरोगे, तड़पोगे, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। अंदर खुलेगा तो राम से जुड़ेगा, राम से जुड़ेगा तो करुणा पैदा होगी, साहस पैदा होगा, धैर्य पैदा होगा, विवेक पैदा होगा। और अगर ये 4 शक्तियां पैदा हो गई तो जीवन रूपी महाभारत को तुम बहुत शांति से, बहुत आराम से, बहुत मस्ती से, फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक तो हर चुनौती का समाधान सामने आता जाएगा, हर चुनौती का। विवेक का काम ही क्या है? चुनौती का समाधान देना। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। जितने लोग आज का वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, शाम 7 बजे। और कोर्स डिजाइन किया, ओके, अगर वो कोर्स कर लिया तो 10 साल बचा लेगा तुम्हारा, और कम से कम तुम्हारा 5 लाख रुपया बचा लेगा। तुमको पता चल जाएगा कि तुमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, मिडिल क्लास के हो तो कैसे करना चाहिए, लोअर मिडिल क्लास के हो तो कैसे करना चाहिए। हर वो पहलू इस देश में क्या है, बिना काउंसलिंग के कंपटीशन में कूद जाते हैं लोग, बिना काउंसलिंग के, जानते ही नहीं आईएएस की तैयारी की एलिजिबिलिटी क्या है, जानते ही नहीं, कूद गए, लंका में कूद गए। अब हर आदमी हनुमान थोड़ी है, कूद गए लंका में, कूद गए, मरा गए। 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से पढ़े हैं, सिस्टम को दोष दे रहे हैं, कोचिंग को दोष दे रहे हैं, व्यवस्था को दोष दे रहे हैं, आता कुछ नहीं है। पूछ लो कि मराठाओं में मराठा संघ कैसे पैदा हुआ, नहीं पता। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में क्यों शुरू हुआ, नहीं पता। राइट टू इक्वालिटी किसको खत्म करने के लिए दी गई है, नहीं पता। खरगा आइलैंड जो है उसका क्या महत्व है, खरगा आइलैंड कहाँ है, बंगाल में। सोचो ईरान वॉर चल रहा है और खरग आइलैंड अमेरिका का अगला निशाना, खरग आइलैंड। अगर खरग आइलैंड पर कब्जा हो गया तो ईरान के 90% तेल सप्लाई पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। और किसी की अर्थव्यवस्था अगर पकड़ लोगे तो तुम्हारे घुटने में तो आएगा ही। अभी ईरान अपने तेल को घोस्ट टैंकरों के द्वारा घोस्ट दुनिया के कई देशों को बेच रहा है, पैसा आ रहा है। खरग आइलैंड वो जगह है कि अगर अमेरिका का उस पर कब्जा हो गया, हालांकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, तो 90% ईरान की ऑल सप्लाई अमेरिका के हाथ में आ जाएगी। पैसा बंद, संकट चालू, संकट चालू, सरेंडर। ऐसा अमेरिका का सोचना है। लेकिन ट्रंप तुलसी के बाद की बात ही नहीं सुनते। आंख बंद, आंख बंद, आंख बंद, शरीर ढीला, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। मन दरवाजा है, बाहर खुले तो माया पे खुले, माया पे खुले तो परेशान रखेगा। टीकाराम जैन बना देगा त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर का।
याद है ना? टीकाराम जैन त्रिभुवन विश्वासीय टॉपर। मन अगर बाहर खुले तो माया से जुड़े, और माया से जुड़े तो टीकाराम जैन बना दे। पैसा बहुत है लेकिन जिंदगी खत्म है। आराम से निश्चिंत। तुम कैसे प्रभावित हो जाते हो किसी की बातों से, किसी के शब्दों से? अगर कोई आदमी तुम्हें उत्तेजित कर ले जा रहा है तो तुम हार गए। अगर कोई परिस्थिति तुम्हें उत्तेजित कर ले जा रही है तो तुम हार गए। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान। इष्ट चिंतन। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। और अब 3 बार संकल्प और लीजिए। दिन भर होश में रहना है, तो क्रिएटिव काम करनी है। क्रिएटिव, आई विल बी अवेकन थ्रू द डे एंड डू क्रिएटिव वर्क्स। दिन भर होश में रहना और क्रिएटिव। मन ही मन में 3 बार इसको रिपीट करो। दिन भर होश में रहना और क्रिएटिव काम करना। वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके का कोर्स लेना चाहते हैं, 10 कमांडमेंट है ओके के कोर्स में। 9217046989 9217046989 92046989 9217046989। हमारी टीम को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छा हो, शानदार हो। पॉजिटिविटी फैलाइए। फिर चुनौती का समय शुरू हो चुका है, घबराइए मत। और एक बात याद रखिए, जितना पॉजिटिविटी फैलाएंगे उतनी पॉजिटिविटी लौट कर आपके पास भी आएगी। चिंता करने की कोई बात। नेचर का बड़ा प्यारा नियम, इस यूनिवर्स का बहुत प्यारा नियम। जो भी चीज स्प्रेड करोगे वही तुम्हारे पास रिटर्न होकर आएगी। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। और अपनी डायरी उठाइए और पूरे दिन का प्रोग्राम नोट डाउन करिए। पूरे दिन का शेड्यूल नहीं तोड़ना है, एकदम नहीं। आज का शेड्यूल में मूवी देखना है, एकदम जाइए देखिए। लेकिन अगर शेड्यूल में मूवी नहीं है तो फिर जाना भी नहीं है। पूरे दिन का कार्यक्रम, पूरे दिन का हिसाब किताब, डायरी यानी डिसिप्लिन। शाम को बैठकर मूल्यांकन करिए कि आपने जितना कार्यक्रम बनाया था वो आपने किया कि नहीं किया। और सर पढ़ाई जीवन का एक अच्छा हिस्सा है, पर सिर्फ जीवन में पढ़ाई थोड़ी है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे 30 घंटा पढ़ें, 6 घंटा नींद में भी पढ़ लिया करें। पढ़ाई जीवन का एक अहम हिस्सा है, नो डाउट, पर सब कुछ सारा जीवन पढ़ाई नहीं है। व्यक्तित्व भी है, स्पोर्ट्स भी है, नॉवेल पढ़ लिया, कभी मन हुआ एक मूवी भी देख ली। इस देश में बहुत सारे पेरेंट्स का बस चले तो अपने बच्चों के सर में किताब बांध दें कि चलते चलते भी पढ़ते रहना, ऐसे देखते रहना, ऐसे आग कर लो। इस देश में पढ़ाई को लेकर ऐसा नफरत पैदा करा गया है, जबरदस्ती पढ़ो 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 पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो पढ़ो, नौकर बनना है पढ़ो। अरे पढ़ो, जागना है। एक अजीब सी नफरत लोगों में पैदा हो गई पढ़ाई के प्रति।